हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीपीएस गाइड। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एफसीआई की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और इस वीडियो के दो पार्ट आएंगे। पहले वीडियो में हम जो बेसिक चीज़ें होती है, एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगी और किन किन पोस्ट पे किन किन लोगों को कौन सी एग्जाम देनी है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो जनरल के लिए अप्लाई करेंगे या फिर डेपोट के लिए करेंगे या फिर टेक्निकल के लिए कोई पोस्ट अप्लाई करेंगे तो उसको कौन सी एग्जाम देनी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो इसका दूसरा पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, तो उसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सारी पोस्ट का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला था 28 फरवरी को और जो उसकी एंड डेट है वो है 25 मार्च। मतलब कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अप्लाई करने की, वो 28 फरवरी को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। 25 मार्च 2019 को ये लास्ट डेट है उसकी। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। और जो उसकी डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है वो सिर्फ अभी टेंटेटिव है, अप्रैल या फिर मई है। तो यहाँ पे दोस्तों या तो फिर वो अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो सकती है। अभी ये सारी चीज़ें टेंटेटिव है, कोई उसकी अपडेट नहीं है आई है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी हम आपके सामने वीडियो बना देंगे या फिर आपको हमारी वेबसाइट पे इसकी सारी नोटिफिकेशन होती है वो मिल जाएगी। दोस्तों जो वैकेंसीज है वो पहले हम रीजन वाइज देख लेते हैं। जो नॉर्थ रीजन है उसमें कुछ 2000 के आसपास वैकेंसीज है। फिर साउथर्न रीजन है उसमें कुछ 540 के आसपास है। फिर ईस्टर्न रीजन में 538 है। फिर वेस्टर्न रीजन में 735 और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो जोन उसमें 291। मतलब टोटल जो वैकेंसीज है वो 4000 से भी ज़्यादा है, 4103। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ये मेरी काइंड रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है अगर उसका सिलेबस सेम है तो फिर वो क्यों अप्लाई ना करें। दोस्तों एटलीस्ट अप्लाई तो कर दो। आपको नई कोई पैटर्न आएगी एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में तो पता चलेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अप्लाई कर दीजिए ताकि जो भी नई पैटर्न की कोई क्वेश्चंस आएगी एग्जाम में तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों ये है पोस्ट वाइज वैकेंसीज। इतनी सारी पोस्ट आई है, 1 to 9 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। फिर स्टीनो ग्रेड 2 के लिए है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है, वो जो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं वो। फिर टाइपिस्ट चाहिए हिंदी के लिए। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल की जनरल की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल पे अकाउंट की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 पे टेक्निकल एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 पे डेपोट की। तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट अगर पोस्ट देखें हम तो ये 2 पोस्ट है जिस पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड डेपोट पे। और उसकी वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों हम बहुत अच्छे से इसके जो सिलेबस है पैटर्न है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेगा। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियर के लिए अगर कोई जो इसका पोस्ट कोड भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। पोस्ट कोड है जो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए उसका पोस्ट कोड है A। तो उसके लिए सिर्फ आपको या तो फिर डिग्री ही होनी चाहिए या फिर अगर आपने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी सेम है, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्टीनो ग्रेड 2 की पोस्ट है। उस पर यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट अलोंग विथ ओ लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ DOE-ACC एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिव और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई भी डिग्री है तो फिर आपके पास जो DOE-ACC का O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी 40 वर्ड पर मिनट शॉर्ट टाइपिंग में और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है O लेवल की। आपको सिर्फ आपकी स्पीड मेंटेन करके रखनी है 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में एंड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में। अगर हम आगे बात करें असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी के लिए तो उस पर लिखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है जिसमें हिंदी मेन सब्जेक्ट था तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की होनी चाहिए
क्योंकि आपको जो भी होगा वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो आपके पास प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी का। तो आपके पास अगर कहीं इंग्लिश टू हिंदी का मतलब आपने कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसलेशन की जॉब की है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे एक और बात लिखी है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन हिंदी है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एसेंशियल या और डिज़ायरेबल। तो दोस्तों यहाँ पे डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि अगर होगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। एसेंशियल का मतलब होता है कंपलसरी, और डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर है तो बढ़िया है, मतलब कि अगर वो थोड़ा आपको फ़ायदा करेगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर अगर आप टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो चलेगा, लेकिन आपकी हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिस कैंडिडेट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्यूटर लैंग्वेज में टाइपिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो, मतलब अच्छा खासा टाइपिंग कर लेता हो इंग्लिश और हिंदी में, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। आगे बात करते हैं हम, जो मेन पोस्ट हमारी है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड डेपोट। तो दोनों जो पोस्ट है वो ग्रेड 3 की है और उसका कोड है वो FNI है, और उसमें आपके पास अगर कोई भी डिग्री है, फिर वो BE, BTech, BCom, BCA, BSc, BA कोई भी डिग्री है ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें अकाउंट की तो वहाँ पे आपके पास कॉमर्स की है आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट पोस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, AG ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए। अगर आपने BSc इन एग्रीकल्चर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने BSc विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बोटानी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड साइंस कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने BSc किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं किया तो फिर भी अगर आपका BTech फूड साइंस में है या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, एग्रीकल्चर किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का डाउट ये आएगा कि सर प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर का मतलब सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यूज़ करना आता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूज़ करना आता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर आपको पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि जिन लोगों का कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आया होगा अगर डिग्री में, तो फिर अब ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट अगर आपकी डिग्री में नहीं है तो मेरी विनती है कि आप एक सर्टिफिकेट ले लें, 3 महीने 4 महीने का कोई एक कोर्स कर ले कंप्यूटर का, ताकि आपको बाद में सिलेक्शन के अगर एंड में हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इम्पोर्टेंट नोट में मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई एक जोन से अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप या तो फिर आपने नॉर्थ से किया तो नॉर्थ, तो फिर आप साउथ में नहीं कर सकते। अगर आपने ईस्ट से किया तो वेस्ट में नहीं कर सकते। मतलब कि आप कोई एक जोन से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 3-3, 4-4 जोन से कहीं से भी अप्लाई कर दिया। और एक जोन में जितनी सारी पोस्ट है आप उनमें से सिर्फ एक के लिए कर सकते हो। अगर आपने असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए अप्लाई किया है तो फिर डेपोट के लिए नहीं कर सकते, फिर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 फेज़ रहेंगे यहाँ पे। फेज़ 1 होगा वो एक टेस्ट होगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा। पूरी बैंकिंग की यहाँ पे सिलेबस होगा कि बैंकिंग में किस तरह से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पूरा होगा। तो जितनी भी पोस्ट है उसके लिए फेज़ 1 की एग्ज़ाम जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सेम है, ठीक है। और जो फेज़ 2 की एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है, और उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा वो मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए जो फेज़ 1 है उसमें सारी लोगों की पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम है और वो सेम है ये। अगर हम बात करें फेज़ 2 की, तो जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड रिपोर्ट है उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर है। फेज़ 2 में पेपर 1 होगा MCQ टाइप होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स होगा। फिर अगर आप टाइपिस्ट हिंदी के लिए अप्लाई करें तो फिर पेपर 3 होगा, उसमें भी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स होगी। अगर आप स्टीनो के लिए अप्लाई करें तो आपको पेपर 5 होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स होगी। फिर अगर जूनियर इंजीनियर के लिए करें तो आपको पेपर 1 जो असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड डेपोट वाले दे रहे थे वो भी देना है, और पेपर 2 अलग से होगा जो जिसमें आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों टेक्निकल ही पूरा होगा पेपर 2 में। और अगर आपने AG ग्रेड 2 हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो आपको पेपर 3 जो हिंदी टाइपिस्ट ने जिन लोगों ने दिया था वो आपको देना है, और एक पेपर 4 रहेगा जिसमें सब्जेक्टिव होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होगा। तो दोस्तों बस यही है, पूरा सिलेबस क्या है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सबका डाउट के
क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।